क्वेश्चन बोलो। एक्सरसाइज 4.1। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528। सेकंड का फर्स्ट है ना ये, सेकंड का फर्स्ट। क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, तो एक आयत बनाओ, इसको नेम दे दो अपनी मर्जी से ABCD। ठीक है। इस आयताकार भूखंड के बारे में क्या कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या संबंध रखती है? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसकी जो लंबाई है इसके चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो किससे तुलना हो रही है? चौड़ाई से तुलना हो रही है ना। तो चौड़ाई को अपने क्या मान लेंगे? x। माना आयत की चौड़ाई बराबर x, मीटर में दिया है क्या, देख एरिया, x मीटर मान लिया। ठीक है, x मीटर, यानी ये तो x है, इसकी चौड़ाई। आयत है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। प्रश्नानुसार लंबाई वो कह रहा है कि इसकी चौड़ाई जो है ना इसके दुगने से 1 ज़्यादा है। दुगने से 1 ज़्यादा का मतलब है इसका पहले दुगना करो 2x और उससे 1 ज़्यादा यानी 1 जोड़ दिया। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना गिवन है? इसका क्षेत्रफल दिया है बच्चों आपको 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आ गया 528। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई रख दो 2x प्लस 1, लंबाई 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है? x है। अभी अपने द्विघात समीकरण बना रहे हैं। जब द्विघात समीकरण बन जाएगी ना तो उसके बाद अपने उसके गुणनखंड कर देंगे आसानी से। ठीक है, क्योंकि अपने गुणनखंड सीख चुके हैं, इतने तुमको क्वेश्चन करवाए हैं गुणनखंड के, तुमने भी किए हैं। तो इस x को अंदर मल्टीप्लाई, x को 2x से किया 2x स्क्वायर, x को 1 से किया x, और ये 528 इधर आ गया माइनस का 528 बराबर में 0। वैसे तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात भी करो, अर्थात हमें x का मान निकालना है यहाँ से। तो x का मान निकालने के लिए आप कौन सी विधि यूज करोगे? गुणनखंड विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती है? 3 होती है, वैसे 3 होती है। तीसरी आपको अब बता देता हूँ। पहली होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है द्विघात सूत्र, जो हमने क्या लिखा था? x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि, वो जब अपने करेंगे तब समझ लेंगे। ठीक है। तो गुणनखंड विधि जो है हमारे पास, ये जो आपको द्विघात समीकरण दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर में 0। तो इसके गुणनखंड करने से अपने वो गुणा करने पर क्या आना चाहिए बताओ? दो संख्याएं ढूंढनी है ना अपने को। गुणा करने पर क्या है? 1056। हाँ, इन दोनों का गुणा देखना होता है, इन दोनों का। यानी आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा कितना है? 2 × 528 यानी 1056, वो भी माइनस का। ठीक है। और जोड़ या घटाओ पे क्या है? जोड़ या घटाओ करने पर क्या है? 1 आए, 1 x का गुणांक। ठीक है। गुणा वाला कैसे देखते हैं? ये ऐसे याद रखो, ये रैम्बो याद रख लो, ये जो इंद्रधनुष है ना, ऐसे याद रखो। गुणा करने पर 528 × 2 यानी 1056 आना चाहिए माइनस का। जोड़ या घटाओ पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। बताओ 32 और 33। ये मैंने सवाल तुमको दिए थे करने के लिए, दिए थे ना, और तुमने ढूंढ लिए थे। और तो वही अपने यूज कर लेंगे अब डायरेक्ट। आपने कहा कि सर एक तो 32 होगा और एक 33 होगा, हमें प्लस का x बनाना है इनसे। हमें क्या बनाना है? प्लस का x। तो प्लस का x इनसे कैसे बनेगा? जब 33 तो बड़ा हो, प्लस का हो, और 32 क्या हो? छोटा हो, माइनस का हो। यानी कि तो 33 में से 32 जाएगा तो x बच जाएगा ना, और 33 × 32 क्या बनेगा? 1056 बनेगा। तो बस इसके गुणनखंड कैसे करते हैं? पहला स्टेप लिखो, फिर आपने जो ये दो संख्याएं ढूंढ ली इनको लिखो, फिर ये -528 लिख लिया, बराबर में क्या आ गया? 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? आपने किया था कल ये 2x कॉमन आ गया दोनों के अंदर। कॉमन कैसे देखते हैं? ध्यान से देख लो। पहले देखा करो वेरिएबल जो चर है ना, उनमें क्या कॉमन आ रहा है? इधर x स्क्वायर है, इधर x है, तो छोटा कौन है? x छोटा है,
तो x कॉमन आ गया, इधर क्या बच जाएगा 2x और इधर क्या रह जाएगा सिर्फ प्लस में 33 रह जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इधर तुम्हें नहीं पता चलता कि क्या कॉमन आना चाहिए, इधर पता लगाना बिल्कुल आसान है। जैसा ये ब्रैकेट है ना वैसा ही ब्रैकेट दूसरा बनता है, इतनी बात तो हमें पता है कि दोनों ब्रैकेट क्या बनते हैं, सेम बनते हैं। अब दोनों ब्रैकेट जब सेम बनते हैं तो इधर 2 बचा है, यानी ये 32 किसके पहाड़े में 2 पे आता है, 16 के पहाड़े में आता है 16, और दोनों के पास माइनस है तो माइनस ले आओ। और ये भी बात याद रखो कि इसके साथ निशान हमेशा इस संख्या का ही आता है, ठीक है, x वाली का। अब तुमको पता है 2x + 33 दोनों में है, ये कॉमन आ गया और रिमेनिंग क्या रह गया x - 16 बराबर में 0। आगे बात समझ, इधर वाली तरफ ये वाला निशान लगा दिया करो ऐसे वाला, ठीक है, बस इनमें। अब अपने क्या करेंगे, केस फर्स्ट, स्थिति प्रथम, 2x + में 33 को जब आप 0 के बराबर रखोगे तो x कितना आएगा, प्लस का 33 इधर जाके माइनस का 33 और 2 गुणा वाला भाग में x क्या है, x तो चौड़ाई है और चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती ना, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको लिख देंगे अपने नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब क्या करेंगे, केस सेकंड, केस सेकंड है x - 16 बराबर में 0, तो x कितना आ गया प्लस का 16, x आ गया प्लस का 16, ये तो पॉसिबल है। x आ गया बच्चों अपने पास 16, अर्थात x था क्या, x तो चौड़ाई थी, ब्रेथ कहते हैं इंग्लिश में। चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर और लंबाई लेंथ कितनी आ गई, लेंथ है क्या, लेंथ है अपने पास ये रही 2x + 1, यहाँ पे लिख सकते हैं 2x + में 1, ये आ गई 2x + में 1, यहाँ पे x का मान रखो जो निकाला है, 2 × 16 + में 1, 16 दूना 32 और 1 33 मीटर। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। आगे बात समझ, तुम इस क्वेश्चन को नोट कर लो जल्दी से। वैसे तो मैं यहाँ तक करवा दूँ ना तुमको सारे, तो भी तुम आगे कर सकते हो, कर सकते हो, कर लो नोटिस से। दो क्रमागत क्या कह रहे हैं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है बच्चों, 306 है, और वो पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, इनको कहते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव, क्रमागत को कहते हैं इंग्लिश में कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, और धनात्मक को पॉजिटिव कहेंगे। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 306 आ रहा है, वो आपको फाइंड करने हैं। अब बात यहाँ पे है ना, ये शब्द समझना है तुमको, क्रमागत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो इसे समझने के लिए तुम एक बात समझो कि लगातार जो होते हैं ना, जैसे मैंने बोला 5, 5 के बाद तुम क्या बोलोगे 6, मैंने बोला 7, 7 के बाद क्या बोलोगे, मैंने बोला 10, 10 के बाद क्या बोलोगे 11। अब ध्यान से सुनो, इनको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैंने बोला 5 और फिर बोला 5 + 1 लिख सकता हूँ, फिर लिखा 7, फिर क्या लिख सकता हूँ 7 + 1, फिर लिखा 10, फिर क्या लिख सकता हूँ, और अगर मैं लिखूँ x तो फिर क्या लिखूँगा x + 1। बस इतनी बात समझनी थी। क्रमागत का मतलब क्या होता है, एक को अगर x मानेंगे तो दूसरे को क्या मान लेंगे, x + 1 मान लेंगे, इतनी सी बात है, समझ आ गई बात। तो उसने कहा है ना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो अपने मान लेते हैं कौन कौन से हो गए, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, x तथा x + 1, ठीक है, x तथा x + 1। वो कह रहा है इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है 306 है, यानी x और x + 1 का मल्टीप्लिकेशन कितना है 306 है, ठीक है। x को x से करो, x को 1 से किया, ये 306 इधर आ गया। अब तुम ध्यान से समझो इस बात को, ये द्विघात समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण बन गई तो गुणनखंड करेंगे, और तुमको इसके गुणनखंड मैंने बताए थे या तुमने भी किए थे, ये गुणा करने पर 306 है, वैसे 1 आए 17 18 या 18 17। अब एक तो तुमने कहा कि 18 है, एक तुमने कहा 17 है, ठीक है, तो इनके साथ क्या लगाएंगे x लगाएंगे, और हमें प्लस का x चाहिए, यानी प्लस वाली डिजिट बड़ी माइनस वाली छोटी, ठीक है।
अब क्या लिखेंगे, इसके साथ इधर ये एक्स स्क्वायर लिख दो, इधर ये 306 लिख दो, बराबर में क्या गया। अब इधर एक्स कॉमन ले लो, क्या रह गया, इधर माइनस के 17 कॉमन ले लो, क्या रह गया। अब कंडीशन ये है कि तुमको कैसे पता चलेगा इधर से 17 कॉमन आएगा, ये ब्रैकेट सेम और इधर एक्स है ना सिर्फ, यानी इधर एक्स है, यानी इधर एक्स के जो आगे ना वो सारा का सारा ही ले आओ, ठीक है। तो एक्स प्लस 18 दोनों में है, रिमेनिंग क्या रह गया, इधर एक्स रह गया, इधर माइनस के 17 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम आएगी कि तुम ये डिजिट अगर फाइंड कर ली कि गुणा करने पर 306 आए, वैसे एक आए, वो डिजिट 18 और 17 है। वो कैसे समझ आती है कि बार बार करते रहोगे ना क्वेश्चंस को, एक दो बार देखोगे तो देखो, दूसरी बार देखा तुमने क्वेश्चन को और तुमको हैंड टू हैंड पता चल गया कि 18 और 17 है, ऐसे तुम अगली बार देखोगे तो और भी पक्की हो जाएगी वो डिजिट तुम्हारे लिए। तो इस तरीके से आप इजीली समझ सकते हो। तो केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, x प्लस 18 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, माइनस के 18, लेकिन उसने तो कहा धनात्मक पूर्णांक है इसलिए नॉट पॉसिबल, असंभव है, ठीक है। इसके बाद केस सेकंड में क्या करोगे, x माइनस 17 को 0 के बराबर रखोगे तो x कितना आ जाएगा, प्लस का 17। प्लस का 17 तो हो सकता है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक है, यानी प्रथम पूर्णांक क्या होगा 17 और द्वितीय पूर्णांक क्या होगा 17 प्लस में 1 बराबर में 18। तो ये हो गया, नोट कर लो। थर्ड पढ़ो, इसका क्या कह रहे हैं, रोहन वाला है क्या कह रहे हैं, रोहन की माता की आयु रोहन से 26 साल ज़्यादा है, ठीक है। पहले तो ये कंडीशन है, तो किससे तुलना हो रही है, रोहन से तुलना हो रही है ना। माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। रोहन की माता रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 साल। माना रोहन की माता की आयु, हाँ ये प्रश्नानुसार है ना, कितनी हो जाएगी, x प्लस में 26 वर्ष। आई बात समझ, रोहन की x मान लेते हैं और रोहन की माता की x प्लस 26 हो जाएगी प्रश्नानुसार। रोहन की x इसलिए मानी है क्योंकि उसकी माता की जो आयु है ना, उसकी तुलना किससे की जा रही है, रोहन की आयु से की जा रही है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कहा है, अपने को कंडीशन क्या दी है, आज से 3 साल बाद, आज से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना होगा बच्चों, 360 दिया हुआ है। तो 3 साल बाद का मतलब है कि दोनों में 3 3 जोड़ दो, इस x में 3 जोड़ दिया और इसमें अपने 3 जोड़ देंगे, x प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे, बराबर में 360। ये x प्लस 3 एज इट इज रखो और ये x 26 और 3 कितने हो गए 29, बराबर में 360। अब इन दोनों ब्रैकेट को आपको मल्टीप्लाई करना है, x को x से किया, x को 29 से किया, 29x, 3 को x से किया, 3 को 29 से किया, 87, 87, 360 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 29 और 3 हो गए बच्चों 32, 87 में से 360 जाएगा तो 273। अब ये जो इक्वेशन है इसके भी फैक्टर आपने किए थे, गुणनखंड किए थे ना, बताओ क्या थे, गुणा करने पर 273 आए, वैसे 32 आए, क्या निकाले थे 39 और 7, क्या निकाले थे 39 और 7। ये तुम एक दो बार लिखोगे ना समझोगे, या सारी की सारी द्विघात समीकरण लिख लो, उनके सामने उनके गुणनखंड लिख लो, ठीक है। उनको एक दो बार पढ़ो दिन के अंदर, सारी की सारी अपने आप समझ आने लग जाएगी। 39 और 7, 39 बड़ा क्यों लिया है, प्लस का क्यों लिया है, क्योंकि प्लस का 32 चाहिए। इधर रह गया एक्स स्क्वायर और इधर क्या रह गया माइनस का 273 बराबर में 0। इधर ये वाला निशान लगा दिया करो, हाँ जी। अब x, इनमें x कॉमन आ रहा है ना सिर्फ, तो x प्लस 39 रह गया। इनमें क्या कॉमन लेंगे बताओ, माइनस के 7, तभी तो x प्लस 39 बचेगा, बराबर में 0। x प्लस 39
और फिर क्या रह गया x माइनस 7 बराबर में 0। हाँ जी, तो केस फर्स्ट x प्लस 39 को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो x कितना आ गया माइनस के 39 या 39 माइनस का। माइनस में कभी एज हो सकती है क्या? नहीं सर। तो नॉट पॉसिबल। केस सेकंड x माइनस 7 को 0 के बराबर रखूंगा तो x कितना आ गया 7, अर्थात रोहन कितने साल का है? 7 साल का। रोहन की वर्तमान आयु आई है, ये वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष। और माता की आयु 7 प्लस 26। x प्लस 26 है ना, यानी 7 प्लस में 26 अर्थात हो गया ये 33 वर्ष। कितना हो गया 33 वर्ष हो गया। आई बात समझ? तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसे नोट कर लो। फोर्थ पढ़ो बच्चों, इसका फोर्थ क्या कह रहे हैं? एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है, मान लो यहाँ से चली है ए पॉइंट से, कितनी दूरी तय कर रही है वो? 480 किलोमीटर तय कर रही है। ठीक है, फिर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो, ठीक है, कंडीशन दी है कि पहले वो किसी चाल से चली और उसने 480 किलोमीटर दूरी तय की। फिर कंडीशन दी है कि उसकी स्पीड कितनी कम कर दी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। फिर वो दूरी उतनी चल रही है, दूरी 480 चलना है उसको। ठीक है, तो दोनों में समय का अंतर दिया हुआ है। समय का अंतर देखो कितना दिया हुआ है? 3 घंटे अधिक लेती है। हाँ, 3 घंटे अधिक लेती है, यानी उसकी स्पीड घटा दी। x माइनस 8 कर दिया ना, उसकी स्पीड घटा दी तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा, तो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। अर्थात कंडीशन फर्स्ट देखो पहले, स्थिति प्रथम क्या है? स्थिति प्रथम है जो रेलगाड़ी है ना, ये ए पे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की शुरू में चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है उसकी। ठीक है, पहली कंडीशन है कि वो 480 किलोमीटर की दूरी x की स्पीड से चल रही है। ठीक है, हमें दिया क्या है? समय का अंतर दिया हुआ है ना, हमें समय का अंतर दिया हुआ है। तो आपको समय ज्ञात करना है बच्चों। समय का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? दूरी बटे में चाल या दूरी बटे में वेग, या चाल लिख लो चलो तुम। ठीक है, आगे बात समझ। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, या समय क्या होता है? दूरी बटे में चाल लिख सकते हो। ठीक है, तो पहली बार उसको टाइम लगा, उसको मान लिया मैंने t1 टाइम लगा। दूरी कितनी चल रहा है? स्पीड क्या है शुरू के अंदर? x है। तो ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। कंडीशन सेकंड या स्थिति द्वितीय, दूसरी बारी टाइम मान लिया कि t2 लग रहा है। दूरी कितना चल रहा है? दूरी तो सेम ही चल रहा है, 480 किलोमीटर ही चल रहा है, लेकिन स्पीड क्या होगी उसकी? कम होगी ना। कितनी कम हुई? 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होगी। पहले x थी तो कितनी होगी? x माइनस 8। समझ आया लक्की? बात समझ आ रही है? समय क्या होता है? दूरी बटे में वेग या दूरी बटे में चाल लिख लो तुम। ठीक है, तो पहली बार समय लगा कि दूरी क्या है? 480 किलोमीटर, वेग या उसकी चाल कितनी है? x। दूसरी बार समय t2 जो है, दूरी कितनी चल रहा है? 480, लेकिन उसकी स्पीड कम कर दी। अब तुम्हें मुझे ये बताना है कि जो समय का अंतर हमें दिया है, कितना दिया? 3 घंटे। 3 घंटे दिया समय का अंतर क्वेश्चन के अंदर, पढ़ो। 3 घंटे अधिक लेती है ना, यानी पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। पहले कितना टाइम लग रहा था? 480 बटे में x। दूसरी बार कितना टाइम लग रहा है? 480 बटे में x माइनस 8। अब तुमको मुझे ये बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन है? बताओ, ऊपर वाला बड़ा है या नीचे वाला बड़ा है? पहले उसकी एक स्पीड थी, उसको कोई टाइम लगा, x की स्पीड से चल रही थी, फिर उसकी स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? स्पीड जब कम कर देते हैं टाइम ज़्यादा लगता है कम लगता है? ज़्यादा लगेगा ना, यानी t2 ज़्यादा है। ये दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा कि t2 ज़्यादा और t1 क्या है? t1 क्या है? बड़ा है।
T2 ज़्यादा है, T1 कम है। आगे बात समझ। नीचे जब माइनस होता है ना तो वो हमेशा बड़ा होता है। नीचे जितनी छोटी डिजिट होगी वो संख्या उतनी बड़ी होती है। कैसे? तो मुझे बताओ, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इनमें सबसे बड़ी कौन है? 1/2 सबसे बड़ी है और 1/5 सबसे छोटी है। अर्थात नीचे जितना छोटा होगा वो संख्या उतनी बड़ी होती है, ठीक है, और नीचे जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। ऐसे क्यों होता है? 1/2 का मतलब है 2 हिस्से ही करने हैं। कोई एक चीज़ है उसके 2 हिस्से कर दो। 1/3 का मतलब है उसके 3 हिस्से कर दो। 3 हिस्से का मतलब और छोटी होगी। 1/4 का मतलब है 4 हिस्से कर दो। 1/5 का मतलब है 5 हिस्से कर दो। ठीक है, तो आगे तो छोटी होती जाएगी। अर्थात नीचे देखो, इधर x है और इधर x से कम है ना। कंडीशन ये है कि ऊपर वाला सेम होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला ये 480 सेम होना चाहिए, तभी पता चलता है कि ये तो क्या है, ये नीचे माइनस में जा रहा है तो ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा। अर्थात T2 माइनस T1 हमें कितना दिया है? 3। T2 कितना है? 480 बटे में x माइनस 8 और T1 कितना है? 480 बटे में x बराबर में 3। इधर लघुत्तम लो, x माइनस 8 और x। अब तुम सोचोगे सर इसका लघुत्तम कैसे लें? इसका लघुत्तम लेना बिल्कुल आसान है, एलसीएम। इन दोनों को साथ में लिख दो मल्टीप्लाई में बस। अब x इधर गुना हो जाएगा, 480 को x से करेंगे। अब ये माइनस 480 है तो माइनस 480 बाहर है, ये x माइनस 8 इससे गुना होने आएगा। एक बार ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। ये 480x माइनस के 480x को x से कर दिया, 480 को x से कर दिया। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 8 को 0 से किया, 8 6 बच गए। 8 चौके 32 और 6 38 बटे में इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x² माइनस में 8x, इधर 3। माइनस का 480 प्लस का 480 कट गया, ऊपर क्या रह गया? 3840। ये 3 एज इट इज, ये डिवाइड वाला इधर आ गया। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x², 3 8 24x। इसको इधर ले आओ, 3x² माइनस 24x, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? अब क्या इन तीनों के अंदर 3 का भाग जा रहा है? 3 में 3 का भाग जाता है, 24 में भी जाता है, इसमें भी जाता है। देखो कैसे, 8 4 12 और 3 15। 3 से भाज्यता क्या कहती है कि संख्याओं का योग कर लो, वो भी 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 3 से भाग देते हैं हम इसको। क्या समीकरण बनी हमारे पास? इधर लिख रहा हूँ, x² माइनस 8x, इसको 3 से भाग देंगे, ये बनेगा 3 एकम 3, ये 1280 बन गया, बराबर में 0। अब ये समीकरण आपने हल की हुई है, गुणा करने पर 1280 आए और वैसे 8 आए तो क्या होंगे? 40 और 32 होंगे। अब 40 और 32 ये दो संख्याएं तो पता चल गई तुमको, ठीक है। और अब निशान बताओ, माइनस का 40 होगा और प्लस का क्या होगा? 32 होगा। इनके साथ x लगा दो, फिर क्यों? माइनस का 40 प्लस का 32 होगा तभी तो 8 बनेगा। इधर x² एज इट इज और इधर ये माइनस में 1280 एज इट इज, बराबर में क्या है? 0। इनमें कॉमन आ गया x, रह क्या गया? x माइनस 40, और इधर तुमको पता ही है प्लस का 32 कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा? ये दोनों ब्रैकेट सेम बनेंगे हमेशा, याद रखना इतनी बात। तो x माइनस 40 और क्या रह गया? x प्लस में 32 बराबर में क्या आ गया? 0। इनको बच्चों 0 के बराबर रखोगे तो x माइनस 40 को 0 के बराबर रखा तो x कितना आ गया? 40। x प्लस 32 को 0 के बराबर रखोगे तो x कितना आ गया? और x था क्या? x था गाड़ी की चाल। रेल गाड़ी की चाल कभी माइनस में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, पीछे थोड़ी चलेगी। तो x कितना आ गया? 40। अर्थात रेल गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे बात समझ, इसे नोट कर लो। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 के अंदर बच्चों गुणनखंड विधि है, ठीक है। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। पहला जो क्वेश्चन है उसकी हेडिंग पढ़ो, क्या है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को हल करो। तो गुणनखंड विधि तुमको आती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोलो, जल्दी से अपने कर लेते हैं सारे क्वेश्चन। x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0। सेकंड बोलो,
2x² प्लस x माइनस 6 बराबर में 0। तीसरा बोलो, रूट में 2x² प्लस में बराबर है प्लस है, बोल आगे, 7x प्लस में 5 रूट 2 बराबर में 0। ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन में गुणा करने पर क्या है? लक्की बता, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? गुणा करने में 10 वैसे 3 आना चाहिए। बता, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करे तो 10 आए और वैसे 3 आए। 2 और 5। लक्की को भी पता चल रहा है, देख। निशान बता, कौन प्लस का होगा कौन माइनस का होगा? 2 और 5 में माइनस का 5 रहेगा। हाँ, माइनस का 5 होगा, क्योंकि माइनस का 3 चाहिए ना, तो माइनस का 5 होगा, प्लस का 2 होगा, ये -10 बराबर में 0। फिर कॉमन ले लोगे तुम, x माइनस 5, इधर से क्या कॉमन आएगा दोनों में? 2 और 10 किसके पाड़े में आते हैं? 2 और 10 किसके पाड़े में आता है? 2 के पाड़े में आते हैं। ये x एज इट इज 10 कितने पे आता है? 5 पे, बराबर में 0। अब x माइनस 5 दोनों में है, जो ब्रैकेट सेम है एक बार लिखो, फिर एक नया ब्रैकेट स्टार्ट करो, इसमें जो रह गया वो लिख लो, बराबर में 0। अब ऐसे पार्टीशन करके एक बार इसको 0 के बराबर रखो, x आ गया 5, इसको 0 के बराबर रख लिया तो x कितना आ गया? -2। इधर ये निशान लगा दिया करो ऐसे, ये निशान बस यहाँ तक लगाना होता है, ठीक है। इधर बताओ, लक्की बता, इधर बता के दिखा दे कि गुणा करने पर कितना है? गुणा करने पर कितना है? 12। ऐसे देखते हैं ना, गुणा करने पर 12 है और वैसे कितना है? 3 और 4 आएगा। वैसे करने पे 1 आए, ठीक है। तो संख्याएं क्या होगी? 3 और 4 है वैसे तो, लेकिन प्लस की कौन सी रखेंगे? प्लस की 3 रखेंगे। प्लस की 4 रखेंगे, तो 4 बड़ा है ना, जो प्लस का वो पहले लिख लिया करो। माइनस की 3 -6 बराबर में 0। देखो 1 चाहिए ना अपने को, वैसे 12 चाहिए, वैसे 1, x का गुणांक 1 है तो 4 और 3 होगी, लेकिन 4 का निशान प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का 1 चाहिए ना, इसलिए। अब इनमें कॉमन ले लो, 2 और 4 किसके पाड़े में आते हैं? 2 के पाड़े में। x² और x में x कॉमन आ गया तो क्या रह गया? x + 2। 2 x + 2, 4 नहीं 2, क्योंकि 4 2 के पाड़े में 2 पे आता है। इनमें -3 कॉमन ले लो, क्या रह गया? x + 2, क्योंकि 6 3 के पाड़े में 2 पे आता है। अब x + 2 दोनों में है, 2x - 3 बराबर में 0। x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x कितना आ जाएगा? 2x - 3 को 0 के बराबर रखोगे, इसको आराम से किया करो, पहले -3 उधर जाके फिर 2 गुणा वाला भाग में आ गया। अगली बात समझ। इधर बताओ कि गुणा करने पर क्या है? 10 आना चाहिए। 5 रूट 2, जब रूट 2 से गुणा होगा तो रूट 2 तो 2 हो गया और 5 दूनी क्या बन गया? 10 बन गया। वैसे 10 आए, वैसे 7 आए। बता लकी, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करे तो 10 आए, जोड़े तो 7 आ जाए। 5 और 2। अब यहाँ पे संख्याएं तो पता चल गई तुमको, लेकिन तुमको कॉमन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं तुमको सिखा देता हूँ, ध्यान से देख लेना। ये रूट 2 और ये 2, इनमें कॉमन क्या आएगा? नहीं पता चल रहा ना? तो तुमको एक बात पता है, ये √2 x² एज इट इज, तुम 2 को क्या लिख सकते हो? √2 × √2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। इन दोनों में तो पता चल ही रहा है कि 5 कॉमन आ गया, ठीक है लकी? हाँ, इन दोनों में देखो क्या आ गया? √2 x कॉमन आ रहा है, तो क्या रह गया? इधर रह गया x और इधर क्या रह गया? √2। ऐसे ही बनेगा, ब्रैकेट दो, x + √2 बराबर में 0। x + √2 दोनों में है, और रिमेनिंग क्या रह गया बच्चों? √2x प्लस में 5 बराबर में 0, ठीक है। अब x + √2 को 0 के बराबर रखोगे तो x कितना आ गया? और ये √2x + 5 को 0 के बराबर रखोगे तो √2x बराबर -5, x बराबर आ गया -5/√2, ठीक है। यहाँ पे हमेशा लिखा करो स्थिति केस फर्स्ट, यहाँ पे लिख लिया करो केस सेकंड। आगे बात समझ। तो ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इन्हें नोट कर लो आप आराम से। हाँ जी, इसका बच्चों फोर्थ देखो, फोर्थ क्या कह रहा है इसका? बता समीकरण। x² - x 2x² - x + 1/8। बच्चे जब भी ऐसे बटे में आ जाए ना कोई संख्या साथ में, तो पहले लघुत्तम लेके इसको हल किया करो। 8 लघुत्तम आ गया, इनके बटे में तो क्या है? 1 है,
तो 8 दूनी क्या हो जाएगी 16, 8 एकम क्या हो जाएगा 8 और ये 1। इधर 1 क्यों आया कि 8 के पड़े में 8 1 पे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, ये 8 तो 0 के पास चला गया, तो रिमेनिंग हमारे पास रहेगी ये। अब तुम खुद बताओ गुणा करने पर क्या है। हाँ प्रैक्टिस किया करो, साथ के साथ बोला करो, बताया करो कि क्या है। गुणा करने पर 16 है, वैसे 8 है। 4 और 4, 4 चौके 16, 4 और 4 8, लेकिन माइनस का 8 चाहिए तो दोनों के माइनस लगाने पड़ेंगे ना हमें, दोनों माइनस के होंगे, माइनस के 4 माइनस के 4, समझ गई बात को। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 16 और 4 किसके पाड़े में आते हैं, और एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन आ जाएगा, 16 कितने पे आता है 4 के पाड़े में, और 4x कितने पे आता है 1 पे। इधर से क्या कॉमन लेंगे 1 माइनस का, तभी ये बनेगा। अब 4x माइनस 1 दोनों में है, और 4x माइनस 1 ही रहेगा ये भी 4x माइनस। तो केस फर्स्ट के अंदर 4x माइनस 1 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x कितना आएगा बताओ, बता लकी। देख पहले सोचा कर कि माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1, और ये 4 गुणा वाला कहाँ पे आएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, यहाँ से 1/4 आया तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 1/4 ही आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लो। ये 5th क्वेश्चन है आपके पास। गुणा करने पर कितना है बताओ 100, और वैसे कितना आना चाहिए माइनस का 20। हाँ लक्की बता डिजिट क्या होंगे 10 और 10, निशान क्या होंगे दोनों के माइनस के 10 माइनस के 10। तो ये कर लोगे क्वेश्चन अपने आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये होमवर्क है, ये कर लेना। ठीक है, अब अपने बच्चों करते हैं कथन वाले क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं। पहला पढ़ो क्या है, जो दूसरा क्वेश्चन है इसका क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एग्जाम्पल पहले में जाओ और जो आपको परिस्थिति दी है, कंडीशन दी है, उसको हल करो। ठीक है, तो हाँ जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसे हल करो। क्या है एग्जाम्पल पहला पढ़ो, जॉन और जीवंती वाला है क्या, देखो पढ़ो क्या कह रहा है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं 45 कंचे हैं। तो माना जॉन के पास कंचे बराबर x, तब जीवंती है क्या दूसरी, जीवंती के पास बताओ कितने होंगे, कितने होंगे y क्यों होंगे, y नहीं होंगे, 45 माइनस x होंगे। इस बात को ऐसे समझो जैसे तुम्हारे पास टोटल 10 रुपये हैं, अगर तुम्हारे भाई ने तुमसे 3 रुपये ले लिए तो तुम्हारे पास कितने बचे 10 माइनस 3 बराबर 7, तो पता ही है आएगा। ठीक है, लेकिन अगर 10 रुपये है कुल, तो अगर तुम्हारे भाई ने तुमसे 3 ले लिए तो तुम्हारे पास बच गए 10 माइनस 3। तुम्हारे पास टोटल कितने कंचे हैं 45, 45 में से x तुम्हारे भाई ने ले लिए तो बाकी कितने बच गए 45 माइनस x ही तो बचे। इतनी बात समझ आ गई ना। तो जॉन के पास अगर 45 में से x चले गए तो जीवंती के पास कितने बचेंगे 45 माइनस x। अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ कंचे घूम गए क्या, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं यानी गुम हो जाते हैं। तो अब जॉन के पास कितने बचेंगे x माइनस 5, जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस x में से भी 5 घटेंगे अर्थात 40 माइनस x। 45 में से 5 गए 40 और ये x एज इट इज माइनस का। वो कह रहा है जब ये इतने कंचे खो देते हैं ना
तो उनके बाद की स्थिति क्या है कि दोनों का गुणनफल यानी x माइनस 5 और ये जो 40 माइनस एक्स है इसका गुणनफल कितना 124 है। वो गुणनफल की कंडीशन इसलिए देता है आपको, या कोई भी स्थिति इसलिए देता है ताकि आप उसको हल करके एक द्विघात समीकरण बना लो और फिर उस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर लो। तो बच्चों अपने करते हैं, x को 40 से किया, x को x से किया, माइनस 5 को 40 से किया, माइनस 5 को माइनस x से किया, इधर का 124 इधर आ गया माइनस में, माइनस का एक्स स्क्वायर। पहले हमेशा बड़ा स्टेप एक्स स्क्वायर वाला। अब एक्स वालों की कैलकुलेशन करो, 40 और 5 माइनस के 200, माइनस का 124, माइनस का 324। ठीक है, तो अब क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, दिस मीन्स ये एक्स स्क्वायर जाना चाहता है इधर, बॉर्डर पार जाना चाहता है, तो ये एक्स स्क्वायर अकेला थोड़ी जाएगा, इसके पीछे पीछे ये भी सारे चले जाएंगे, क्योंकि जहाँ एक्स स्क्वायर है वहीं सभी जाना पसंद करते हैं। तो माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आगे, प्लस का 45 इधर आगे, और माइनस का 324 इधर आगे, बराबर में आ गया। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। ठीक है, इसके आपको करने हैं गुणनखंड। गुणा करने पर 324 आए और वैसे 45 आए, बताओ संख्या क्या होगी। एक आसान विधि बताऊं, ये जो 324 है ना, ऐसे इसके गुणनखंड करने हैं अपने को, ध्यान से देखो। पहले 2 से किया, कितने पे गया, फिर 2 से किया 81 पे, फिर 3 से जाएगा 27 पे, फिर 3 से जाएगा 9 पे, फिर 3 से जाएगा 3 पे, फिर 3 से जाएगा 1 पे। पहले ऐसे गुणनखंड कर लिया करो, कर लिए गुणनखंड। अब तुमको है ना गैप 45 का रखना है। हमें पता है ये इसके गुणनखंड किया ना, तो इन सभी का गुणा कितना आ रहा है, 324 ही आएगा। लेकिन अब अपने को 45 रखना है, तो ये 3 तिये 9, 9 तिये 27, ये तो 27 बन गया। अब देखो ये कितना बना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 27 और 12 क्या 45 बनते हैं, नहीं बनते। थोड़ा और चलो इनका गुणा करके देखो, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, ये 81 हो गए और ये 4 हो गए, इनसे भी नहीं हो रहा तो एक नीचे आ जाओ। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, ठीक है 12, और इनसे भी नहीं आ रहा तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, ये 36 आ गया, और ये क्या आ गया 3 तिये 9 आ गया। 36 और 9 से 45 बन जाएगा ना। समझ रहे हो ना बात को कैसे किए, पहले ऐसे गुणनखंड कर लिए, फिर ऐसे इनके कॉम्बिनेशन बना के देख लिए, तो हमारे पास गुणनखंड आ चुके हैं। अब क्या, एक तो माइनस का 36 बनेगा और माइनस का 9 बनेगा, कॉमन लिया, x कॉमन आ गया, x माइनस 36, माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो x माइनस 36 दोनों के अंदर है, और बाकी क्या रह गया, x माइनस 9 बराबर में 0। तो केस फर्स्ट, x माइनस 36 जब 0 के बराबर रखेंगे तो x कितना आ गया 36। ठीक है, x आ गया 36। x क्या था, जॉन के पास कंचे थे, तो जॉन के पास कंचे कितने हैं 36, और जीवंती के पास कितने हैं, कितने 45 माइनस 36 कितने आ गए 9 के सेकंड। x माइनस 9 को जब 0 के बराबर रखोगे तो x कितना आ गया 9, यानी जॉन के पास कितने हैं 9, और जीवंती के पास कितने हैं 45 माइनस 9 यानी 36। तो ये दो केस बन सकते हैं, या तो जॉन के पास 36 हो गए, जीवंती के पास 9 होंगे, या जीवंती के पास 36 होंगे, जॉन के पास 9 होंगे। आगे बात समझ, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। एग्जाम्पल है ना जो इसका सेकंड पार्ट भी है, उसने सोल्व करके दे रखा है तुमको, तो उसको आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा वो। ठीक है क्या, मैं आपको करके दे देता हूँ। एक्सरसाइज 4.2 का कौन कौन सा क्वेश्चन, एक तो तीसरा रह गया, ठीक है, फिर कौन सा है चौथा, फिर कौन सा है, कितने हैं 6 हैं, एक छठा भी करवा दूंगा अभी। ठीक है, मैं तुमको द्विघात समीकरण बना के दे देता हूँ। जैसे द्विघात समीकरण बनेगी वैसे ही तुमको पता चल जाएगा कि इसके फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है, क्योंकि तुमने सारी गुणनखंड सोल्व किए हुए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात
और गुणनफल 100। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। बताओ कौन सी होती है? सर ये होती है गुणनफल 182 हो, उनका योग 13 और 14। ठीक है, लेकिन लिखेंगे कैसे? माना प्रथम संख्या x, दोनों का योग कितना है? 27 है ना, सामने देख लो। माना प्रथम संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस एक्स होगी। थोड़ा दिमाग लगा लेना, पहला x है तो दूसरी क्या होगी? 27 माइनस एक्स। और इनका गुणनफल कह रहा है वो कि कितना आ रहा है? 182। तो x को 27 से किया, x को x से किया, 182। अब ये माइनस का x स्क्वायर कहाँ जाना चाहता है? प्लस बनने, तो उधर जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और ये 27x उधर जाके माइनस के 27। ठीक है, और इधर 182 क्या आ गया? प्लस में बराबर में 0। ठीक है, आगे बात समझ। अब गुणनखंड करने हैं, क्या आएंगे? माइनस के 13 और माइनस के 14 ही आएंगे। इसके बाद कर लोगे गुणा करने पर 182 है, वैसे 27 है, किए तो हैं तुमने 13 और 14, माइनस के 27 चाहिए तो माइनस के 13 माइनस के 14। चौथा क्वेश्चन बोल। चौथा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक प्रथम मान लो x और दूसरा क्या है? x प्लस 1। कंडीशन क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योग कितना है? 365। इनके वर्गों का योग मतलब x का वर्ग और x प्लस 1 का भी वर्ग कितना है? 365। तो ये x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, इसमें तुम होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर x प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1। 365 इधर आगे माइनस में, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया? 1 और ये पहले x वाला लिख लो, 2 को x से किया 2x, 1 में से 365 जाएंगे 364 बराबर में 0। क्या सभी में 2 से भाग जा रहा है? तो 2 से भाग देते हैं। इधर एक्स स्क्वायर, इधर 1x और इधर 182 बराबर 0। गुणा करने पर 182 वैसे 1, ये लिखी पड़ी सामने, यही है सेम की सेम। लेकिन अब 14 प्लस का आएगा और 13 माइनस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमें प्लस का x बनाना है ना, इसलिए। समझ के बाद इसके बाद कर लोगे। पांचवा क्वेश्चन बोलो। एक समकोण त्रिभुज है और इसका कर्ण कितना है? 13 है और आधार से 7 कम है ऊंचाई इसकी ऊंचाई जो है वो इसके आधार से 7 कम है। तो आधार मान लो x, ऊंचाई कितनी होगी? अब बात ये है कि इसके अंदर हम क्या अप्लाई करें कि हमारी कोई समीकरण बने। तो तुमको पता है समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 13। 13 का स्क्वायर। लंब कितना है? x माइनस 7 और आधार कितना है? x। तो x का स्क्वायर, तो यहाँ से भी द्विघात बनेगी ना। 13 का स्क्वायर 169, 169। इसमें होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं। a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, फिर माइनस 2ab। लक्की माइनस 2ab, माइनस का 2a और b कितना है? 7। ठीक है, और ये प्लस में एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब बच्चों थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर वाली कैलकुलेशन, अब एक्स वाली कैलकुलेशन। 2 साते 14x प्लस में 49। ये 169 इधर आएगा या ये 2x स्क्वायर वाले उधर जाएंगे? 169 इधर आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49, और बच्चों ये 169 इधर आगे बराबर में 0। 49 में से 169 जाएंगे तो मैं इसको मिटा के लिख रहा हूँ 120 माइनस का। लिख दूं क्या? क्या 2 से भाग जा रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 60 बराबर में 0। ठीक है,
अब यहाँ पे गुणनखंड करने, गुणा करने पर 60 है, वैसे 7 है। इसके 12 12 5 60 होते हैं, दिमाग लगाओ ना। अब ऐसे रट्टा ही थोड़ी मारना हर बार, दिमाग भी तो लगाया करो कि 12 5 60 होते हैं, 12 और 5 से 7 बनते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12 और प्लस का 5 माइनस के 60 बराबर में 0। आगे बात समझ। अब एक लास्ट रह गया, इसके बाद तो कर लोगे तुम। ये मैंने इतना कर दिया, कर सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छठा क्वेश्चन और बोल दो। छठा क्वेश्चन, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण कर लेता है। तो माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन की लागत अर्थात उसके ऊपर खर्च कितना हो रहा है, एक बर्तन बनाने पे खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इसके दुगने से 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, इसके दुगने से 3 ज़्यादा, यानी 2x + 3 इतना खर्च लग रहा है उसके एक बर्तन पे लग रहा है। ये एक बर्तन पे इतना लग रहा है 2x + 3। एक बार पढ़ दे। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी, अगर उस दिन कुल खर्चा हुआ 90 रुपये, तो 90 रुपये खर्चा होगा कैसे, समझ लो तुमने 5 बर्तन खरीदे 10 रुपये के हिसाब से, तो कितना खर्चा हुआ 50 रुपये, यानी तुमको गुणा करना पड़ा ना। यानी हम x को किससे गुणा कर देंगे, 2x + 3 से, 90 तो कुल बनेगा। अब इनको आपस में गुणा करो, द्विघात समीकरण बन गई। 2x को x से किया 2x², x को 3 से किया 3x, ये 90 इधर आ गए -90 बराबर में 0 गुणा करने पर कितना आए 180। गुणा करने पर 180 आए, वैसे 3 आए बच्चों। बताओ गुणनखंड 15 और 12 होंगे, क्या होंगे 15 और 12, प्लस के 15 होंगे और माइनस के 12 होंगे। और इसके बाद तुमको अपने आप करना है, क्योंकि इतने अपनों ने कर लिए। जो प्लस में आएगा आंसर वही आपका आंसर होगा, माइनस वाले को छोड़ देना। तो वहाँ पे बर्तनों की संख्या आ जाएगी, जैसे 6 आ गया मान लो, तो 6 बर्तनों की संख्या हो जाएगी। फिर लागत कितनी निकालोगे, 6 × 2 प्लस में 3, तो 6 दूनी 12 प्लस में 3 यानी 15 रुपये। यानी कुल बर्तन कितने हो जाएंगे 6, और एक बर्तन पर लागत कितनी लग रही थी 15 रुपये, तभी तो 15 छिक्के 90 बनेगा। 6 उत्तर आएगा इसका, देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपनी